हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंपनी एक्ट के बारे में। कंपनी एक्ट के कुछ टॉपिक्स जो हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या है, कंपनी होती क्या है। तो देखिए, कंपनी एक्ट 2013 है। कंपनी के लिए जो है एक्ट बनाया गया है 2013 का, जिसमें कि सेक्शन 2 और सबसेक्शन 22 है। इसकी डेफिनेशन का ये कंपनी क्या होती है इसमें डिफ़ाइन किया गया है। देखिए कैसे डिफाइन किया गया है टर्म कंपनी। कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। यानी कि कंपनी का क्या मतलब है, एक सेक्शन के अकॉर्डिंग कि जो भी कंपनी इस सेक्शन में रजिस्टर है, इस लॉ में, एक्ट में, और या इससे पहले जो कंपनी लॉ था उसके अंदर रजिस्टर है, तो वो कंपनी एक्ट के अंदर आ जाती है। इसका क्या मतलब है कहने का, यानी कि जो कंपनी इंडिया में लीगली जो है क्रिएट की गई है, रजिस्टर की गई है यहाँ पर, वो इसके अंदर आती है। फॉरेन कंपनी यानी फॉरेन लॉ में जो रजिस्टर है वो इंडिया के अंदर नहीं आती है, इंडियन कंपनी एक्ट के अंदर वो नहीं आएगी। जो इंडियन का कंपनी एक्ट है 2013, उसमें जो जो कंपनीज रजिस्टर्ड हैं या इससे पहले का जो भी एक्ट था इंडिया में कंपनी का, उसके अंदर रजिस्टर हैं, वो सभी जो हैं इंडिया में कंपनी के तहत आ जाती हैं। इस डेफिनेशन का ये मतलब है। जो कंपनी होती है उसमें क्या होता है, उसका अपना लीगल अस्तित्व होता है। अगर वो लॉ के अंदर रजिस्टर है, खुद को रजिस्टर कर रखा है, तो उसे जो है लाइबिलिटी वहाँ पर लॉ के अंदर जो मिल जाती है उसकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। ये सब आगे हम फीचर्स डिस्कस करेंगे। देखिए, देखते हैं यहाँ पर फीचर्स क्या क्या होते हैं कंपनी के। सबसे पहले क्या होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी। जो कंपनी होती है उसका अपना अलग अस्तित्व होता है, इसके मेंबर्स से ये अलग होती है। कंपनी जो होती है उसके, ये देखिए, ये है मान लीजिए मेंबर्स और ये है कंपनी। कंपनी का अपना अलग अस्तित्व होगा इसके मेंबर्स से। यानी कि कंपनी अपने नाम पर बैंक में अकाउंट खुलवा सकती है, कोई भी डेप्ट ले सकती है, लोन ले सकती है, कुछ भी काम होगा जो भी, वो ये वर्क कर सकती है अपने नाम पर, ये डॉक्यूमेंट साइन कर सकती है। कुछ भी जो भी एक जैसे नेचुरल पर्सन का होता है, कोई काम कर सकता है, वैसे ही कंपनी अलग से कर सकती है। इसका अपना अलग अस्तित्व होता है, ये लॉ के द्वारा क्रिएट किया गया एक पर्सन होता है। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी का जो है, कंपनी हमेशा चलती रहेगी, परपेचुअल सक्सेशन होगा। इसका मतलब है कि ये हमेशा चलती रहेगी। कोई भी मेंबर आ रहा है, जा रहा है, उसकी डेथ हो रही है, कोई जो है कंपनी से रिटायरमेंट ले रहा है, उस सब का कंपनी पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। कंपनी हमेशा चलती रहेगी जब तक ये वाइंड अप नहीं हो जाती लॉ के अकॉर्डिंग, लॉ की प्रोसेस के अकॉर्डिंग। ये जब तक वाइंड अप नहीं होगी कंपनी चलती रहेगी। इसका अपना अलग अस्तित्व होता है इसके मेंबर्स से, और ये माना जाता है कि हमेशा चलती रहेगी। कोई भी मेंबर आए जाए, चेंज हो मेंबर या डेथ हो मेंबर की, कोई भी ऐड हो मेंबर, उसका कोई भी कंपनी पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इसके मेंबर्स से अलग होती हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट है लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी की जो है लिमिटेड लायबिलिटी होती है। कोई भी मेंबर है, उसने जितने भी कंपनी में जितनी भी उसकी लायबिलिटी है, जो कि उसने मेमोरेंडम में पहले डिस्क्लोज़ की हुई है, उसके अकॉर्डिंग है, तो वहाँ तक ही उस पर्सन की लायबिलिटी होगी। उससे ज़्यादा के लिए वो पर्सन कंपनी में लायबल नहीं होगा। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अलग अलग टाइप्स होते हैं, लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, लिमिटेड बाय गारंटी होती है, या फिर अनलिमिटेड होती है। जो शेयर्स से लिमिटेड होती है, यानी जितने के शेयर्स ले रखे हैं किसी पर्सन ने, वो उतने के लिए ही लायबल होगा कंपनी में। अगर गारंटी लिमिटेड बाय गारंटी है, तो जितने की गारंटी डिस्क्लोज़ की हुई है एमओयू में कि इस पर्सन की इतनी गारंटी है, उतने के लिए ही वो पर्सन लायबल होगा। और अनलिमिटेड में अनलिमिटेड लायबिलिटी होती हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आर्टिफिशियल जुडिशियल
पर्सन, अभी मैंने बताया था कि ये लॉ द्वारा क्रिएट की जाती है कंपनी। ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है और इसका अपना जो है जुडिशियली, क्योंकि लीगली ये क्रिएट की जाती है तो इसके अपने जो हैं उस पर रूल्स रेगुलेशंस लगते हैं। तो ये आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन कही जाती है, क्योंकि एक आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि नेचुरल तो कोई जो है ये पर्सन है नहीं, लॉ द्वारा क्रिएट किया हुआ होता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है और इसकी अपनी प्रोसेस होती है, इसके सभी रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो भी, तो उस हिसाब से ये आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन होता है। नेक्स्ट है कॉमन सील। कंपनी की अपनी कॉमन सील होती है जिससे वो अपने डॉक्यूमेंट पर लगाती है। जो भी ऑथराइज पर्सन होगा कंपनी में, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए या कंपनी सेक्रेटरी हो गया, वो जो है कोई भी डॉक्यूमेंट साइन करते हैं उस पर अगर सील है कंपनी की तो वो सील कंपनी की लगाई जाती है, जिससे कि पता चलता है हाँ ये इस कंपनी का सही डॉक्यूमेंट है, रियल डॉक्यूमेंट है। तो एक कंपनी की कॉमन सील होती है। ये फीचर्स हैं कंपनी के कि ये जो इसके है अलग अस्तित्व होता है अपने मेंबर्स से और ये हमेशा चलती रहेगी। मेंबर्स के आने जाने का, शेयर होल्डर के आने जाने का कंपनी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। ये एक जुडिशियल पर्सन होता है, इसकी अपनी कॉमन सील होती है। ये थे कुछ फीचर्स। उसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासेस ऑफ कंपनीज। देखिए कंपनी जो होती है वो बहुत टाइप्स की होती है। सबसे पहले है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अभी मैंने बताया था जो कंपनी शेयर्स लिमिटेड बाय शेयर्स होती है, शेयर्स इशू कर रखे होते हैं, तो कोई भी पर्सन है, शेयर होल्डर है जिसने कंपनी के शेयर्स ले रखे हैं, तो जितने के शेयर्स उसने लिए हुए हैं उतने तक ही उसकी वहाँ पर लिमिट होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए वहाँ पर लायबिलिटी उस पर्सन की उतने तक ही रहेगी। मान लीजिए किसी पर्सन ने 100 रुपये का शेयर ले रखा है एक्स लिमिटेड कंपनी का, उसने यहाँ पर 70 पे कर दिए हैं और 30 जो हैं अभी पेंडिंग है, तो वो उस पर्सन की लायबिलिटी 30 रुपये के ही है अभी कंपनी में। ठीक है, बाकी और कोई अगर कंपनी को लॉस हो जाता है तो उस केस में वो पर्सन लाइबल नहीं होगा 30 रुपये से ज़्यादा। जब भी कॉल की जाएगी 30 रुपये की, वो पर्सन जो है कंपनी को पे कर देगा वो बाकी के बचे हुए पैसे। जितने के उसने शेयर ले रखे हैं उतने तक ही कोई पर्सन कंपनी में लाइबल होगा अगर लिमिटेड बाय शेयर है तो। जितने पहले मंगवा लिए ठीक है, बाकी बचे हैं उतने ही बाकी वो कंपनी को देगा, चाहे कंपनी लॉस में है चाहे कुछ भी सिचुएशन है। उससे ज़्यादा के लिए वो पर्सन लाइबल नहीं होगा, शेयर होल्डर लाइबल नहीं होगा। ये होती है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अगर कंपनी, सेकंड पॉइंट है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अगर कंपनी जो है लिमिटेड बाय गारंटी है तो कोई पर्सन ने जितनी भी गारंटी दे रखी है कंपनी में सिर्फ उसी के लिए ही लाइबल होगा। ये पहले लिखा होता है कंपनी के मेमोरेंडम में कि कोई पर्सन जो है कितने के लिए लाइबल है। अब मान लीजिए एग्जांपल से समझाती हूँ, कोई पर्सन है ए, उसने जो है गारंटी दी हुई है एक्स लिमिटेड कंपनी में 10,000 रुपये की, तो वो पर्सन जो है कंपनी में 10,000 रुपये के लिए ही लाइबल है। इससे ज़्यादा कंपनी उससे नहीं डिमांड कर सकती, चाहे कंपनी लॉस में हो तब भी। जितने की लिमिट है उसकी गारंटी की उतने तक ही वो पर्सन लाइबल रहेगा। देन नेक्स्ट है अनलिमिटेड कंपनी। अगर अनलिमिटेड कंपनी है तो उसके जो भी मेंबर्स होंगे उनकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी। यानी कि कल को कंपनी को कोई भी लॉस हो जाता है, कंपनी लॉस में जा रही है, तो जितना भी लॉस है, जितना भी डेप्ट है, वो सारा उसके मेंबर्स को ही पे करना पड़ेगा, क्योंकि उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। ठीक है, हाँ ये हो सकता है कि वो मेंबर ये कह सकता है कि बाकी मेंबर्स से भी उनके शेयर्स के प्रपोर्शन में हिस्सा लिया जाए। जैसे मान लीजिए ए और बी दो पर्सन्स है, ए का शेयर है यहाँ पर 20% का और बी का शेयर है 80% का। तो यहाँ पर बी से डिमांड कर रही है कंपनी
कि यहाँ पर लॉस भरो, तो बी कह सकता है कि मेरा 80% हिस्सा है, मैं 80% दूंगा, और ए का 20% हिस्सा है तो लॉस का 20% ए से लिया जाए, ये वो कह सकता है। पर देना जो उसके मेंबर्स हैं उन्हीं को पड़ेगा, कितना भी लॉस है वो सारा उन्हीं को कवर करना पड़ेगा अनलिमिटेड लाइबिलिटी के केस में। नेक्स्ट है 1 पर्सन कंपनी। अगर 1 पर्सन कंपनी है जिसको ओपीसी बोलते हैं, वो क्या होती है, वहाँ पर एक मेंबर होता है, एक मेंबर भी यहाँ पर कंपनी को बना सकता है। यहाँ पर सोल प्रोप्राइटर से ये अलग होती है ओपीसी। सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, लाइबिलिटी जो है मेंबर्स की वो नॉट रेस्ट्रिक्टेड होती है, और ओपीसी में क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है मेंबर्स की, और यहाँ पर मिनिमम पेड अप कैपिटल की कोई लिमिट नहीं होती है। यहाँ पर क्या होता है, जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है एमओए, वहाँ पर जो है वहाँ पर पहले से ही मेंशन करना होता है कि ये जो एक पर्सन कंपनी को बना रहा है, जो ये सब्सक्राइबर है कंपनी का, अगर कल को वो उसकी डेथ हो जाती है या वो जो है कंपनी चलाने में इनकैपेबल हो जाता है, तो उस केस में कौन सा पर्सन जो है उसको हैंडल करेगा कंपनी को, उसका नेम यहाँ पर पहले से एमओए में देना होता है, और जिस पर्सन का नेम एमओए में दिया है उससे रिटर्न में कंसेंट भी लेनी होती है। ये होता है 1 पर्सन कंपनी में। नेक्स्ट है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी कौन सी होती है, जिसकी मिनिमम पेड अप कैपिटल होती है, और ये शेयर्स को है जो ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है। शेयर्स ट्रांसफ़र यहाँ पर ये कंपनी नहीं कर सकती है, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है, यानी कि ये पब्लिक से पैसा डिमांड नहीं कर सकती है, शेयर्स इशू करके पब्लिक से पैसा नहीं उठा सकती है प्राइवेट कंपनी। और क्या होता है, यहाँ पर मिनिमम 2 पर्सन भी यहाँ पर प्राइवेट कंपनी को बना सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम प्राइवेट कंपनी में 200 मेंबर्स हो सकते हैं। मिनिमम कितने, 2 मेंबर बना सकते हैं कंपनी को, प्राइवेट कंपनी को, और मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। 200 से ज़्यादा प्राइवेट कंपनी में शेयर होल्डर नहीं हो सकते हैं। शेयर्स को ये फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, यानी पब्लिक में शेयर्स अलॉट करके पैसा नहीं ले सकते हैं। पब्लिक इनविटेशन ये नहीं कर सकते हैं सिक्योरिटीज़ की, जैसा अभी मैंने बताया, पब्लिक से पैसा नहीं उठा सकते हैं। ये कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं प्राइवेट कंपनी पे, इसीलिए ये प्राइवेट कंपनी होती है। और इसी के अपोजिट है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी में क्या है, जो कंपनी प्राइवेट कंपनी के अंदर नहीं आती वो पब्लिक कंपनी होती है, यानी कि जो प्राइवेट कंपनी नहीं होगी वो पब्लिक कंपनी है। और क्या क्या कर सकती है, ये शेयर्स जो है फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकती है, जो है पब्लिक से पैसा उठा सकती है, पब्लिक इनविटेशन दे सकती है। यहाँ पर मिनिमम पेड अप कैपिटल कोई भी नहीं होती है, और पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम कितने मेंबर्स होने चाहिए, मिनिमम 7 मेंबर मिलकर पब्लिक कंपनी बना सकते हैं, और मैक्सिमम मेंबर्स की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड यहाँ पर मेंबर्स हो सकते हैं, क्योंकि ये पब्लिक को शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, पब्लिक से पैसा उठा रहे हैं, तो फ्रीली ट्रांसफ़र हो रहा है शेयर का, तो कितने भी यहाँ पर मेंबर्स हो सकते हैं, कितने भी शेयर होल्डर्स यहाँ पर हो सकते हैं। ये कोई रेस्ट्रिक्शंस पब्लिक कंपनी में नहीं होती है। नेक्स्ट है होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी। देखिए, एक होती है होल्डिंग कंपनी, एक होती है उसकी सब्सिडरी कंपनी। होल्डिंग कंपनी में क्या होगा, जो कि किसी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कंट्रोल कर रही है, और 50% से ज़्यादा यहाँ पर वोटिंग राइट उस कंपनी का इसके पास में, यानी शेयर्स उस कंपनी के, इस कंपनी के शेयर्स 50% से ज़्यादा इसके पास में है, और इसके पास में ये है कि ये उस कंपनी के जो डायरेक्टर्स है उनको हटा सकती है और अपॉइंट कर सकती है, ये सब इसके कंट्रोल में है, तो ये होल्डिंग कंपनी कहलाती है। कौन सी होल्डिंग होगी, जिसके पास में पूरा कंट्रोल है, जिसके पास में 50% से ज़्यादा वोटिंग पावर है, यानी 50% से ज़्यादा उस कंपनी के शेयर्स हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसके कंट्रोल में है, और ये अपॉइंट और रिमूव कर सकती है डायरेक्टर्स को। तो जिसके हाथ में कंट्रोल है वो होल्डिंग कंपनी होगी, और जिस कंपनी पर ये कंट्रोल कर रही है वो सब्सिडरी कंपनी होगी इस होल्डिंग कंपनी की। सब्सिडरी कंपनी एक से ज़्यादा भी हो सकती है, मान लीजिए ये एस कंपनी है और ये S1 है, ये दोनों को कंट्रोल कर रही है, दोनों के शेयर्स इसके पास में है, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर कंट्रोल है,
ठीक है, यहाँ पर होल्डिंग ध्यान रखना है, जो होल्ड कर रही है शेयर्स को, जिसके पास में पावर है वो होल्डिंग होगी, और जो कंपनी के शेयर्स इसने ले रखे हैं वो इसकी सब्सिडरी कहलाएगी। ये था होल्डिंग सब्सिडरी का। फिर है लिस्टेड कंपनी, जो कि रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में जिसकी सिक्योरिटीज़ लिस्ट करवाई हुई होती है वो लिस्टेड कंपनी होती है, और इससे अदर जो होती है यानी जिसने लिस्ट नहीं करवाई होती सिक्योरिटीज़ वो अनलिस्टेड कंपनी में आ जाती है। ये था लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी का। अब है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी कौन सी होती है, देखिए, जिसके 51% पेड अप शेयर कैपिटल या फिर इससे ज़्यादा कैपिटल होती है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास में, या फिर कुछ हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है, यानी स्टेट और सेंट्रल का दोनों का मिला के अगर 51% या उससे ज़्यादा है पेड अप कैपिटल का, तो वो भी गवर्नमेंट के अंदर आ जाती है। 51% या उससे ज़्यादा हिस्सा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है तो वो गवर्नमेंट कंपनी है, स्टेट गवर्नमेंट के पास में है तो वो गवर्नमेंट कंपनी है, अगर सेंट्रल और स्टेट का हिस्सा मिला के 51% से ज़्यादा है तो भी वो गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। और दूसरा क्या है, अगर सब्सिडरी कंपनी है कोई गवर्नमेंट कंपनी की, सब्सिडरी भी गवर्नमेंट कंपनी ही कहलाएगी, गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी भी गवर्नमेंट कंपनी ही कहलाती है। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी कौन सी होती है, जो कि इनकॉर्पोरेट होती है इंडिया के बाहर, इंडिया से बाहर यानी आउटसाइड इंडिया। अभी मैंने शुरू में डेफिनेशन बताई जब कहा था, जो कि कंपनी एक्ट 2013 में कौन कौन सी यहाँ पर रजिस्टर है इंडिया में, यहाँ पर इंडिया में इनकॉर्पोरेट है वो इसके अंदर आ जाती है, इंडियन कंपनी एक्ट 2013 है जो उसके अंदर आती है। उसके अलावा अगर कोई आउटसाइड है, इंडिया से आउटसाइड रजिस्टर हो रही है, इनकॉर्पोरेट हो रही है, तो वो फॉरेन कंपनी में आती हैं। ठीक है, और क्या है, आउटसाइड इंडिया है फॉरेन कंपनी, और इसका प्लेस जो है इंडिया में हो सकता है वो रजिस्टर तो इंडिया से बाहर हो, फॉरेन में हो, पर जो है वो यहाँ पर काम कर रही हो, उसका प्लेस इंडिया में हो, चाहे वो फिज़िकली इंडिया में है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मोड से इंडिया में वर्क कर रही है, चाहे वो खुद यहाँ पर काम कर रहे हैं या किसी एजेंट से यहाँ पर काम करवा रहे हैं, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी इंडिया में कर रहे हैं, पर रजिस्टर वो इनकॉर्पोरेट वो आउटसाइड इंडिया है, तो वो फॉरेन कंपनी के अंदर ही आती है। नेक्स्ट है डोमेंट कंपनी। डोमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है, इनएक्टिव कंपनी, जो कंपनी अपना बिजनेस अब नहीं कर रही, इनएक्टिव हो चुकी है, कोई भी वो करंट में बिजनेस ऑपरेशंस नहीं कर रही है, कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस नहीं कर रही है, कब से, लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर से, लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स 2 साल हो चुके हैं उसको, वो कोई अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर रही, कोई बिजनेस ऑपरेशंस कैरी नहीं कर रही है, और क्या है, कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना रही, और कोई भी एनुअल रिटर्न नहीं फाइल कर रही लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स से। क्या क्या चीज़ें, अगर वो कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर रही अकाउंटिंग की लास्ट फाइनेंशियल ईयर से, कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना रही, एनुअल रिटर्न जो है नहीं बना रही लास्ट फाइनेंशियल ईयर से, और कोई भी बिजनेस कैरी नहीं करी, बिजनेस ऑपरेशन नहीं कर रही, तो वो कंपनी यानी इनएक्टिव हो गई है, वो डोमेंट कंपनी हो गई है, तो वो डोमेंट कंपनी के अंदर आ जाती है। तो ये थे कंपनी के टाइप्स, लिस्टेड बाय शेयर्स, गारंटी से लिस्टेड है, अनलिस्टेड कंपनी है, ये सब। और उसके बाद 1 पर्सन कंपनी क्या है, प्राइवेट और पब्लिक कंपनी क्या है, उसके बाद होल्डिंग सब्सिडरी क्या है। पब्लिक में एक पॉइंट था कि कोई अगर सब्सिडरी कंपनी है पब्लिक कंपनी की, तो वो भी सब्सिडरी कंपनी भी वो पब्लिक कंपनी में आ जाएगी। उसके बाद होल्डिंग सब्सिडरी था, होल्डिंग कौन सी है, सब्सिडरी कौन सी होगी। उसके बाद लिस्टेड अनलिस्टेड, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है वो लिस्टेड में आएगी, और जो लिस्टेड नहीं है वहाँ पर वो अनलिस्टेड में आ जाएगी। गवर्नमेंट कंपनी और इसकी
सब्सिडरी भी गवर्नमेंट कंपनी में ही आएगी। फिर फॉरेन कंपनी कौन सी है, जो इंडिया में नहीं इनकॉर्पोरेट हुई है, बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है पर बिजनेस वो इंडिया में कर रही हो चाहे, तो फॉरेन कंपनी में आएगी। डोमेन कंपनी कौन सी है, जो लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर से जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना रही, ट्रांजैक्शन नहीं कर रही, अकाउंटिंग कोई रिटर्न नहीं भरी, तो वो इनएक्टिव हो जाएगी कंपनी, वो डोमेन कंपनी में आ जाती है। ये कुछ टाइप से आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे। कुछ और टॉपिक है कंपनी एक्ट के जो मैं नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगी। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।